हाईकोर्ट जज ने महिला जज से आइटम सॉन्ग पर डांस करने को कहा। ये जो मैं पढ़ रहा हूं आज, ये है लॉ ट्रेंड के नाम से एक वेब पोर्टल है हिंदी में, जिसने ये इस हेडिंग के साथ में एक न्यूज़ पब्लिश करी है। पूरी हेडिंग इस तरह है: हाईकोर्ट जज ने महिला जज से आइटम सॉन्ग पर डांस करने को कहा। वरिष्ठ अधिवक्ता इंदिरा जयसिंह ने न्यायपालिका की कार्यप्रणाली पर उठाए गंभीर सवाल। आखिर ये हमारे देश में हो क्या रहा है? ये हाई कोर्ट के जज के पास इतनी पावर है कि क्या वो अपने सबॉर्डिनेट जजेस के, महिला जजेस को या किसी भी जज को इस तरह की टिप्पणी कर सकते हैं कि आइटम सॉन्ग पे डांस किया जाए। लॉ ट्रेंड नाम की इस वेबसाइट ने जो है, क्या नाम है, ये जो न्यूज़ पब्लिश करी है, ये इन्होंने न्यूज़ पब्लिश करी है ललन टॉप पर एक किताब वाला के नाम से प्रोग्राम आता है। उसके अंदर 3 एडवोकेट्स आए थे, मतलब एक एक्स पूर्व जस्टिस आए थे और ये इंदिरा जयसिंह जी आई थी। उसके अंदर उन्होंने इस मुद्दे को उठाया था। वरिष्ठ अधिवक्ता इंदिरा जयसिंह ने न्यायपालिका की कार्यप्रणाली पर गंभीर सवाल उठाए हैं और महिलाओं से जुड़ी यौन उत्पीड़न की घटनाओं को न्यायपालिका गंदा राज, ये कहा है इंदिरा जयसिंह जी ने, करार दिया है। उन्होंने यूट्यूब चैनल ललन टॉप को दिए एक बेबाक साक्षात्कार में कहा कि भारतीय न्यायपालिका में पारदर्शिता और जवाबदेही का भारी अभाव है। यही तो हम भी कहते आ रहे हैं। जब इनके अपने सर पे पड़ती है तो ये एक हेडलाइन देके बस हट जाते हैं वहां से, क्योंकि इनके साथ कुछ नहीं हो सकता। लेकिन हम लोग देश के 140 करोड़ के साथ कोर्ट में क्या क्या होता है? सिर्फ 26,000 जज हैं जो 140 करोड़ के मामले देखते हैं। अगर वो 26,000 कोर्ट्स के अंदर ऑडियो वीडियो रिकॉर्डिंग हो जाए तो पारदर्शिता, जवाबदेही अपने आप आ जाएगी। तब आपको न्याय मिलेगा या तारीख, ये आप खुद सोचिए बैठ के। और महिलाओं को यहाँ उत्पीड़न का सामना करना पड़ता है। यह साक्षात्कार किताब वाला कार्यक्रम के अंतर्गत हुआ, जिसमें इनकम्प्लीट जस्टिस द सुप्रीम कोर्ट एट 75 नामक पुस्तक पर चर्चा की गई। इस पुस्तक का संपादन उड़ीसा हाई कोर्ट के पूर्व मुख्य न्यायाधीश न्यायमूर्ति एस मुरलीधर ने किया है। पैनल चर्चा में न्यायमूर्ति मुरलीधर और वरिष्ठ अधिवक्ता राजू रामचंद्रन भी शामिल रहे। इसी दौरान इंदिरा जयसिंह ने न्यायपालिका के भीतर चिंताजनक पहलुओं को उजागर किया। उन्होंने इसमें कई मुद्दे उठाए होंगे, लेकिन मैं आपको इसमें से जो पढ़ रहा हूं, मैं 2 या 3 उठाऊंगा इसमें, सिर्फ उसमें। लेकिन बात यह है ना कि ये हाई कोर्ट के जो पूर्व मुख्य न्यायाधीश होते हैं, जितने भी होते हैं, ये किताबें करते हैं या कहीं प्रोग्राम करते हैं, कहीं सेमिनार में जाते हैं, तो वहाँ ये लंबी लंबी बातें करते हैं। क्या मैं इसको लंबी लंबी फेंकना कह सकता हूँ? जब ये अपनी पद पर विराजमान होते हैं, जब ये न्यायाधीश कुर्सी पर बैठे होते हैं, तब क्यों नहीं, जो ये बातें बाद में कर रहे होते हैं, तब ये काम पहले क्यों नहीं करते? ये क्यों नहीं करते उस टाइम पहले? ये विचारनीय प्रश्न यही है। उनके उठाए मुद्दों में से एक प्रमुख मुद्दा है महिला जजों का यौन उत्पीड़न। जय सिंह ने खुलासा किया कि उन्होंने 4 महिला जजों के मामले देखे हैं, यहां पर सिर्फ एक बता रही है, जिन्हें हाईकोर्ट जजों द्वारा यौन उत्पीड़न का सामना करना पड़ा। एक चौंकाने वाला किस्सा साझा करते हुए उन्होंने बताया कि एक हाईकोर्ट जज ने एक महिला जिला जज से अपनी शादी की सालगिरह पार्टी में बॉलीवुड आइटम नंबर पर नाचने की मांग की। इंदिरा जयसिंह ने कहा कि यह स्थिति न्यायपालिका की शक्ति प्रधान और आरक्षित संस्कृति से पैदा होती है, जहां हाईकोर्ट जज जिला जजों के एसीआर, पदोन्नति और तबादलों पर नियंत्रण रखते हैं। ये तो हर ऑफिस का खेल बन हुआ है। ये जज भी तो अपने जो इनके पास कर्मचारी इनके पास काम करते हैं, मिनट में उनकी एसीआर खराब कर देते हैं, मिनट में उनके नाम पे इंक्वायरी निकाल देते हैं। एक फाइल के ऊपर छोटी छोटी गलतियां, जो गलतियां इनकी खुद की होती हैं, लेकिन किसकी लाइफ खराब करते हैं? अपने कर्मचारियों की, किसी अहलमत की, रीडर की, प्रोसेस सर्वर की। कोई इनके घर में काम करने ना जाए बट उसकी एसीआर खराब,
इनकी ईगो तो वैसे बड़ी होती है। ये पूरी चेन इस तरह बन चुकी है आज की डेट के अंदर। और उन्होंने कहा कि हाँ जी संस्कृति यहाँ पे बहुत बढ़ चुकी है। उन्होंने कहा कि बार और बेंच दोनों में हाँ जी की संस्कृति गहरी जड़ें जमाए हुए है। बिल्कुल फैक्ट है ये। आज अगर बार अगर चाहे कि हमारे देश के अंदर न्यायपालिका में सुधार होना चाहिए, तो क्या ये जज उसको रोक सकते हैं? आज अगर बार मतलब कि एडवोकेट्स अगर जुडिशियल के अंदर, सिस्टम के अंदर के करप्शन के ऊपर बोलना शुरू कर दे, तो जज कब तक, आफ्टर ऑल कब तक उसमें सुधार नहीं करेंगे। लेकिन दोनों एक दूसरे के हितों को साध रहे हैं, दोनों अपने अपने फायदे के लिए काम कर रहे हैं। जनता के लिए दोनों में से इस हिसाब से कोई काम नहीं कर रहा। यह संस्कृति वकीलों को जज को चुनौती देने से रोकती है, मतलब कि इनकी बात नहीं उठाते वो, और निचली एवं ऊपरी न्यायपालिका के बीच अधीनता का रिश्ता बनाए रखती है। और उन्होंने एक मुद्दा में और भी उठाया कि अवमानना कानून का चयनात्मक उपयोग। उन्होंने कहा कि छोटे लोग अक्सर अवमानना में फंसा दिए जाते हैं, जैसे कि हम लोग, मेरे पे भी कंटेम्प्ट के 2 मुकदमे चल रहे हैं। मेरे साथ वकील साहब जो क्या नाम इस मुकदमे के अंदर फंसे हैं, वो भी छोटे ही तो हैं। अगर आज वो हाई कपिल सिब्बल या कोई अच्छे लेवल के वकील होते, तो क्या उन पर जुडिशरी कंटेम्प्ट का मुकदमा दाखिल करती? बिना वजह, मैं कहूंगा कि बिना वजह उन्होंने मेरे को और मेरे साथ 2 वकीलों को इसमें कंटेम्प्ट का दोषी बना रखा है। लेकिन शक्तिशाली लोग बेखौफ होकर न्यायपालिका पर गंभीर आरोप लगा देते हैं। कितने मंत्री, कितने जज तो बहुत कुछ कहते हैं ना इसके ऊपर। मेरे को अच्छी तरह याद आ रहा है कि कुछ टाइम पहले दिल्ली हाई कोर्ट के पूर्व जस्टिस हैं श्री एस.एन. ढींगरा जी, उन्होंने एक वीडियो के अंदर, किसी चैनल का कोई वीडियो था, मेरे को उसके चैनल का नाम नहीं पता मेरे को, उसमें इंटरव्यू देते उन्होंने कहा था कि कुछ समय पहले के एक जज किसी बिल्डर से जापानी समोसा मंगाया करते थे। उसका उन्होंने साथ में बताया भी था कि जापानी समोसे का मतलब था कि जापानी लड़कियां क्यों मंगाते थे वो। इस तरह के जज अगर जस्टिस करने बैठेंगे, तो क्या वो जस्टिस के लायक हैं? क्या वो जस्टिस करेंगे? मैं नहीं मानता कि उन्होंने किसी एक मामले के अंदर भी न्याय किया होगा। क्या आप मानते हैं इस बात को? मैं तो नहीं मानता। गृह मंत्री के एक पूर्व सुप्रीम कोर्ट जज पर टिप्पणी करने का उदाहरण देते हुए उन्होंने इसे गंभीर मामला बताया। श्री इंदिरा जयसिंह जी ने कहा कि अंत में कहा कि संविधान में निहित वैज्ञानिक दृष्टिकोण न्यायपालिका में जीवित रहना चाहिए। न्यायपालिका को विवेकपूर्ण, आलोचनात्मक और लोकतांत्रिक संस्कृति अपनानी होगी। आलोचनात्मक समीक्षा, क्या समीक्षा किसी जज की? अब इस जज के ऊपर ही बात कर लेते चलो पहले। जिन जज साहब ने महिला जज से कहा था कि उनकी शादी की सालगिरह पे आइटम सॉन्ग पर डांस करो, नाच के दिखाओ, क्या इन जज साहब पर कोई एक्शन हुआ होगा? इंदिरा जयसिंह जी इस बात को उठा रही हैं, इट मीन्स के कहीं ना कहीं इसकी रिपोर्ट हुई होगी, कुछ तो हुआ होगा, इसके ऊपर ऑब्जेक्शन हुआ होगा, लेकिन क्या एक्शन हुआ? हिटलर ने क्या कभी अपने आप पर एक्शन लिया? तो जुडिशरी के मैं किसी जज का नाम लेता, आज जुडिशरी न्यायपालिका, स्वयं न्यायपालिका एक हिटलरशाही के रूप में आ चुकी है। कब तक चलेगा आखिर ऐसा? वो न्यायपालिका जिससे कि हम संस्कार, मैनर्स, हर तरह के अच्छी अच्छी बातों की उम्मीद करते हैं, जहां पर एक बूंद बराबर भी कमी सहन नहीं होनी चाहिए, सुई की नोक बराबर भी वहां पे कमी सहन नहीं होनी चाहिए। पर वहां पे इतनी बातें, इतनी कमियां कि जिनके बारे में हम सुन सुन के थक चुके हैं, पर क्या इन जजेस को नहीं पता? हर जजेस अपने में सुप्रीम है। कुछ तो अच्छी खबरें आई यहां से कि वो जज अच्छा काम कर रहे हैं, फलाने जज अच्छा काम कर रहे हैं। कहां खबरें आ रही हैं ऐसे?
कब तक चलेगा हमारे देश के अंदर ऐसा? और हम पीढ़ी दर पीढ़ी ऐसी न्यायपालिका जिसने हमें एक तरह से गुलाम बना के रखा हुआ है, हम उसके बारे में कुछ कह भी नहीं सकते। नेताओं के बारे में कह सकते हैं, लेकिन जानते हैं कि हम ये जज करप्ट है, ये जज साल में 200 दिन छुट्टी कर रहे हैं, 100 दिन छुट्टी कर रहे हैं, इन जज के यहाँ पे सुनवाई अच्छी नहीं होती है, पर फिर भी नहीं कह सकते। कंप्लेंट करते हैं तो कोई एक्शन नहीं होता। एक छोटी सी बात समझ लीजिए आप, जिस भी सिस्टम के अंदर कंप्लेंट करने से अगर एक्शन ना हो, कोई सुनवाई ना हो, तो उसको हिटलर शाही कहना शुरू कर दीजिए बस आप। चाहे वो कुछ भी हो, चाहे वो जल बोर्ड हो, बिजली का ऑफिस हो, इनकम टैक्स ऑफिस हो, पुलिस स्टेशन हो, जहां भी किसी की कंप्लेंट करने से अगर कोई एक्शन ना हो उसके ऊपर, और आपको उसका रिप्लाई भी ना मिले, तो वो हिटलर शाही मानी जाएगी। वो इसके अलावा हिटलर शाही की और डेफिनेशन है तो मेरे को बता दीजिए फिर आप। मैं इसको हिटलर शाही मानता हूँ इसको मैं, कि मैंने कहीं कंप्लेंट करी, किसी जूनियर की कंप्लेंट करी, या किसी की भी कंप्लेंट करी मैंने, किसी कोई सीनियर गलत था उस महकमे में मैंने कंप्लेंट करी, लेकिन कोई एक्शन उस पर नहीं हुआ, तो क्या इसको हिटलर शाही नहीं मानी जाएगी? मैं मानता हूँ इसको। वक्त आ गया है कि अब हमें अपने बच्चों को एक नई और सुदृढ़ और अच्छी न्याय व्यवस्था देने के लिए, इसमें ट्रांसपेरेंसी अकाउंटेबिलिटी के लिए, ऑडियो रिकॉर्डिंग की मांग करने के लिए हमें मुखरता से अपनी बात कहनी होगी। चुप रहेंगे तो ये सिस्टम बदलने से रहा। शिकायत करेंगे, खुल के बोलेंगे, सच बोलेंगे। सच कड़वा होता है, कड़वे इनको सहन करने ही पड़ेंगे। अब कंटेम्प्ट लगाएंगे, आप बताइए कि हमने सच क्यों बोला, और किसी भी चीज के डर से सच बोलना मत छोड़िए। आप कोशिश कीजिए कि इस तरह की हर वीडियो, हर खबर को ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। आप जो बातें आप नहीं बोल सकते वो बातें मैं बोलने की कोशिश करता हूं, इसलिए इतना कीजिए, कम से कम 15 मिनट निकाल के इस तरह की हर वीडियो को अधिक से अधिक शेयर कर दीजिए। आप जितना ये अधिक शेयर होगी उतना अधिक चांसेस हैं जजेस के ड्राइंग रूम में इसके प्ले होने की, उनके ड्राइवर के पास, उनके कुक के पास, उनके पियोन के पास, किसी के पास तो पहुंचेगी। उनके पास पहुंचेगी, समझ लीजिए उनके घर के अंदर पहुंच गई, शब्द उनके कानों में पहुंच गए। आज़ादी की ज़िंदगी सबको चाहिए, गुलामी किसी को नहीं चाहिए। मेरे को तो नहीं चाहिए, कम से कम आपको अगर चाहिए तो आपको मुबारक हो। धन्यवाद। मैं दिल्ली से गुलशन पहुंचा, फाइट फॉर जुडिशल रिफॉर्म से। धन्यवाद आपको।